पंकज, अब हमारा कॉलेज पूरा होने वाला है और अब हम रोज नहीं मिल पाएंगे और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से जल्दी अपने माता पिता से बात करके मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। अरे सौम्या, शादी तो मैं भी तुमसे ही करना चाहता हूँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है यार। क्योंकि देखो, तुम एक अमीर घर की बेटी हो और मैं कहाँ एक बहुत गरीब घर का। हाँ? तुम्हारे घर वाले कैसे तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे? और मेरे से छोटे मेरे 5 भाई हैं, मुझे उनकी भी जिम्मेदारी देखनी है ना। हाँ, तो तुम्हारे भाइयों की भी तो शादी हो ही जाएगी। वो भी तो मेरी 4 बहनों से प्यार ही तो करते हैं। अंजलि राहुल से, अनामिका राजीव से, निहारिका मयंक से और ऐश्वर्या अक्षय से। मैं जानता हूँ, लेकिन ये तो और बड़ा झटका हो सकता है तुम्हारे घर वालों के लिए। यहाँ उन्हें एक लड़की नहीं बल्कि 5-5 लड़कों एक गरीब घर में देनी पड़ेगी, और वो उसके लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। ओहो, कितनी ज्यादा ठंड है। ये पूस का जाड़ा तो काटना मुश्किल है हम गरीबों के लिए। ऊपर से ये बर्फीली बयार तो हड्डियों में तीर सी चुभ रही है। उस भयंकर ठंड में भी जानकी एक दुबले फटे शॉल में थी, जिसमें जगह जगह से ठंडी हवा घुस रही थी। तभी उसका पति जगदीप थका हारा मजदूरी से घर आता है। ओ पार्वती, आज तो बहुत ही ठंड है। ये तुम एक काम करो, जरा जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय बना लाओ, क्योंकि आज भी मैं दूध और चीनी नहीं ला पाया। क्योंकि मुझे जो मजदूरी मिली थी, मैं उसमें घर के लिए तरकारी ले आया हूँ। तुम गुड़ की काली चाय ही बना लाओ। जी, अभी लाती हूँ। ये कहानी है एक गरीब पार्वती की, जो 5 बेटों की माँ थी। पार्वती बूढ़ी हो चली थी। ले दे के उनके पास रहने के लिए 4 तिनकों की झोपड़ी के सिवा कुछ भी नहीं था। ठंड में उनका जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से कट रहा था। पार्वती और उसके पति जगदीप ने मजदूरी करके अपने बेटों को पढ़ाया था, जिससे वो अपनी इस लाचार गरीबी की हालत से ऊपर उठ सके। उसके 5 बेटे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, जहां उन 5 अमीर लड़कियां सौम्या, निहारिका, ऐश्वर्या, अंजलि और अनामिका से उन्हें प्यार हो जाता है, ये जाने बगैर कि गरीबी और अमीरी की दीवार बहुत बड़ी होती है। क्या कहा तुम पांचों ने? गरीब घर में शादी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हें पता है ना मार्केट में मेरी कितनी इज्जत है। भानु प्रताप सिंघानिया एक जानी मानी हस्ती है, जिसका नाम सुनते ही अमीरी एहसास लोगों को खुद ब खुद हो जाता है। और तुम लोग एक गरीब घर में जाना चाहती हो? मैं नहीं जानती पापा। मैं पंकज से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। अब चाहे वो गरीब हो या अमीर, मुझे उसी से शादी करनी है। दीदी सही कह रही है पापा। हम शादी करेंगे तो अपने पसंद के लड़कों से। अमीर गरीब कुछ नहीं होता। मेरी खुशियाँ कहाँ हैं आप ये देखिए। तुम पागल तो नहीं हो चुकी हो? वो लोग इतने गरीब हैं कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। यहाँ तक कि इस ठंड में तन छुपाने के लिए वो तुम्हें एक स्वेटर भी खरीद कर नहीं दे पाएंगे। तुम लोग ऐसे घर में शादी करके जाना चाहती हो? माँ, हमें फर्क नहीं पड़ता वो गरीब है या अमीर, और अमीरी गरीबी का हमारे रिश्ते में कोई मतलब नहीं है। वो लोग भी तो गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और बेहद खुश हैं। हम भी उनके साथ जी लेंगे। बेटा, जब तुम लोग गरीबी में उन लोगों के साथ 2-4 दिन रहोगे ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वहां तुम्हें समझ आ जाएगा कि गरीबी क्या होती है। यहाँ तुम्हें सारी फैसिलिटी दी जाती है। जब तुम चाहो तुम्हारा बेड टी तुम्हें मिल जाता है। यहाँ तो तुम्हें जब तुम्हारी बेड टी नहीं मिलती है, तुम तिलमिला जाती हो, और वहां तुम सूखी रोटी में गुजारा करने के लिए तैयार हो। तुम लोग अभी गरीबी से रूबरू नहीं हुए हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। गरीबी इंसान को मौत से मिलाने का दम रखती है। ओ प्लीज पापा, इस जमाने में आकर आप अमीरी गरीबी की बातें कर रहे हो? आप जरा सोचिए, क्या आपको पंकज, मयंक, राहुल, राजीव, अक्षय जैसे शरीफ लड़के मिल पाएंगे जितना आदर वो हमारा करते हैं? क्या कोई और इस तरीके से सम्मान कर पाएगा? हाँ पापा, वो गरीब बेशक है, लेकिन दिल से काफी अमीर है। आप हमारी शादी करवा दीजिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। भानु प्रताप अपनी 5 बेटियों से बेहद प्यार करता था और वो उनको जरा सा भी कष्ट में नहीं देख सकता था। यही वजह थी कि वो शादी से इनकार कर रहा था, परंतु अपनी बेटियों का प्यार और अटल विश्वास देखकर उसे अपने फैसले पर संदेह होता है और वो अपनी बेटियों की शादी पार्वती के बेटों से करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे लगता है तुम इतनी तो मैच्योर हो ही गई हो कि अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकती हो। जब तुम्हें लग रहा है कि तुम उन गरीबों के साथ अपना जीवन काट सकती हो या खुद को चैलेंज करना चाहती हो,
तो मुझे ये शादी मंजूर है, लेकिन जब तुम गरीबी से रूबरू होगी तो गिव अप मत करना, और तुम सब किसी भी कंडीशन में उन्हें छोड़कर आने या शादी खत्म करने का ऑप्शन अपनी जिंदगी से डिलीट कर दोगी। पापा, आप बेफिक्र रहिए। भानु प्रताप अपनी बेटियों की शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन पांचों के लिए अपनी पसंद के लड़कों से शादी करना इतना आसान नहीं था। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक रात जब भयानक तूफान और बारिश आती है तो उस तूफान के साथ पार्वती की झोपड़ी की छत उड़ जाती है। हे भगवान, इस ठंड में हम गरीबों का इकलौता सर छुपाने का यही तो आसरा था। वो भी तूने छीन लिया। माँ, रोना बंद करो, हम बारिश में बाहर नहीं रह सकते हैं। चलो कहीं तो और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा ना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कहा था मैंने, तुम पांचों को जल्दी से जल्दी थोड़े बहुत पैसे जोड़कर एक पक्का घर बनवा लो। अरे कब तक हम ये दुखी भरी जिंदगी जिएंगे और दर दर की ठोकरें खाएंगे। जिंदगी भर दुख और गरीबी झेलने की झुंझलाहट में पार्वती अपने बेटे को कोसने लगती है। अरे भाग्यवान, तुम क्यों बच्चों पर बरसती रहती हो? इसमें दोष किसी का नहीं है, हमारे नसीब का है बस। चलो कहीं सर छुपाते हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद पार्वती और उसके परिवार को एक कचरे का ढेर दिखाई देता है, जहाँ पर काफी सारी जगह खाली पड़ी होती है। चलो माँ, हम लोग इसी जगह पर तिरपाल तान कर रात गुजारते हैं। जिसके बाद पांचों बेटे उनके माता पिता उस तिरपाल के नीचे सिकुड़ कर अपनी रात काटते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो पांचों अमीर बहनें अपने होने वाले पतियों को ढूंढते हुए कचरे के ढेर के पास आ पहुंचती है। पंकज, तुम लोग यहाँ? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? हम गांव गए थे जहाँ तूफान ने काफी हानि पहुंचाई है। हाँ, आप लोग एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए। ये कितनी गंदी जगह है, आप कैसे इस जगह रह रहे हो? नहीं सौम्या, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक हम इस लायक ना बन जाए कि तुम्हारे लिए एक नया घर बना सके, तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। इसे तुम खुदगर्जी कहो या फिर अहम। हाँ बेटा, अब यही हमारा आसरा है। हम गरीब लोग भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी की रहमत पर नहीं। क्या इस हालत में भी तुम लोग फिर भी मेरे गरीब बेटों से शादी करना चाहते हो? हाँ माँ जी, हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं जो छोटी मोटी तकलीफ़ों से बदल जाए। हमने घर पर शादी की बात कर ली है और जल्द ही आप लोग हमारे घर बारात लेकर आए। हमारे पिताजी शादी के लिए मान चुके हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और भानु प्रताप का महल जैसा घर शादी की चहल पहल से गूंज उठता है। बहुत ही जोरों शोरों से पांचों बहनों की हल्दी मेहंदी की रस्में होती हैं और काफी ज्यादा नाच गाना भी होता है। वहीं दूसरी तरफ पंकज के बाबूजी आज तो बहुओं के घर से तिलक चढ़ाने के लिए आएंगे। पूरी तरकारी हलवा बना लेंगे। जगदीप दुखी मन से कहता है, रात गया था मैं हलवाइयों के पास, लेकिन वो 10-20 लोगों के खाने का भी बहुत ऊंचा दाम मांग रहे हैं। ऊपर से राशन का सामान भी बहुत ही महंगा आ रहा है, और तुम तो अच्छे से जानती ही हो कि कितनी कठिनाइयों के साथ हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं। अगर पैसे होते तो हम यहाँ कचरे के ढेर में पड़े हुए अपना जीवन नहीं काट रहे होते। अजी तुम चिंता मत करो, मैं चूल्हे पर ही सबके लिए खाना बना लूंगी। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पांचों भाई बारात लेकर भानु प्रताप के यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है और लड़कियां विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहाँ फटी पुरानी साड़ी में पार्वती उनका स्वागत करती है। आओ आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। मैं जानती हूँ हर लड़की के शादी के बाद बहुत से अरमान होते हैं। तुम एक महल जैसे घर को छोड़कर इस गरीब खाने में आई हो। हमारे पास महल तो नहीं, बस यही एक छप्पर है जिसने सर्दी, गर्मी और बरसात में हमें सहारा दिया है। माँ जी, उस महल का भी क्या मोल है जहाँ परिवार एक दूसरे से कटकर रहते हो। उससे बेहतर तो ये तिरपाल है जहाँ आपने इतने स्नेह और प्यार के साथ हमारा स्वागत किया है। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। ये जगह भी हमारे लिए महल से कोई कम नहीं है। यहाँ हमारे पति रहते हैं और माता पिता जैसे सास ससुर हो। अमीर बहू से मिलनसार व्यवहार ने न सिर्फ उनके सास ससुर बल्कि उनके पतियों का भी मन जीत लिया था। इसी तरह से हंसी खुशी पांचों बहनें कचरे के ढेर में रहने लगती है और धीरे धीरे पैसा कमाकर पांचों भाई अपने लिए घर बना लेते हैं।
जिसमें वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कैसी बात हुई पार्वती? तुम्हें जरा सा भी समाज का लिहाज है या नहीं? मैंने तो तुम बच्चों को पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ चरित्रहीन है, उसे ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बाहर मत जाने दो। लेकिन तुम लोग बुढ़ापे में अपनी माँ को हवा में उड़ा रहे थे। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे तुम्हें मुझे अपनी माँ कहने में शर्मिंदगी हो। मेरा यकीन करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रमेश सिर्फ मेरे साथ काम करता है और कुछ नहीं। शॉर्ट ड्रेस में खड़ी ये औरत जिसका नाम पार्वती है, आखिर ये क्यों इतना रोते हुए सबसे माफी मांग रही है? और इस उम्र में जो ये कपड़े उसने पहने हैं, क्या ये उसका शौक है या कोई और बात है? इसे जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। राहुल, गिव मी सम मोर मनी, आई वांट टू गो शॉपिंग। माँ, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि ये कम से कम कुछ तो ढंग के कपड़े पहन लिया करो यार। मोहल्ले के लोग बातें बनाते हैं, मैं जानता हूँ ये आपका शौक है, लेकिन हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ के लोगों की सोच इतनी ओपन नहीं है। आप समझते क्यों नहीं हो? मैं आपको कपड़ों से जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता तो है ना कि सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं। प्लीज बेटा, दोस पीपल आर बैकवर्ड। तुम उन पर ध्यान मत दो। अभी तुम मुझे जल्दी से पैसे दो, मुझे शॉपिंग पर जाना है। जिसके बाद पैसे लेकर पार्वती घर से निकल जाती है। राहुल, तुम माँ जी को समझाते क्यों नहीं हो? वो रोज इस तरह के कपड़े पहनकर निकल जाती है और वो तुम्हारी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पार्टी, शॉपिंग और गंदी लतों में बर्बाद करती है। अंजलि, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ गलत नहीं है। वो इस अकेलेपन को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि वो पिताजी के देहांत के बाद खुद को परिवर्तित कर बैठी है। मैं उनको लेकर परेशान नहीं बल्कि चिंतित हूँ, क्योंकि मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी ना, तब मेरी माँ ने किस तरह से मुझे और खुद को संभाला। राहुल, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि जब मोहल्ले की औरतें माँ जी के बारे में गलत बोलते हैं तो वो मुझसे सहन नहीं होता। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी माँ ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत खराब हो। इतना कहकर राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। पार्वती ने हाल में ही अपने बेटे राहुल की शादी अंजलि नाम की लड़की से की थी। वो सास बनने के बाद भी खुद को किसी 16 साल की लड़की से कम नहीं समझती थी। उसे छोटे कपड़े पहनना, लड़कों से बात करना, पार्टी करना और खुद को बिजी रखना बेहद पसंद था। और एक दिन, हे राम, इस पार्वती को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी, ये कैसे कपड़े पहनती है? ये कैसे कपड़े पहने हैं इसने? अरे कम से कम अपने इतने जवान बेटे का तो लिहाज करती। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशरम नहीं हैं कि इस उम्र में बिना तन ढके ही बाहर निकल आए। बेशरम पार्वती। तू चुप कर सुनीता। और पहनने ओढ़ने की कोई उम्र तो नहीं होती। और तुम गवार कहीं की क्या जानो फैशन क्या होता है। मोहल्ले के नुक्कड़ पर पार्वती आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए और हाथों में बैग टांगे खड़ी थी। उसके बाद वो अपना फोन निकालती है और थोड़ी देर बाद खुद को निहारती है। इस लाल चटक लिपस्टिक में मेरे होठ कितने चमक रहे हैं। दूर खड़े मोहल्ले के जवान लड़के उसे ऐसा करते हुए देखकर हंसते हैं। बेशर्मी से मुस्कुराकर पार्वती उनसे बात करती है। हेलो गाइस, दूर खड़े क्या देख रहे हो? खुलकर तारीफ ही कर दो कि मैं कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही हूँ। अरे पार्वती आंटी, आप तो रोज की तरह बिल्कुल टिप टॉप लग रही हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप तो 16 साल की लड़कियों को भी अपने हुस्न के सामने फेल कर देती हो। ये सुनकर पार्वती मानो आसमान की सैर करने लगती है। What do you mean आंटी? मैं तो तुमसे सिर्फ 1-2 साल बड़ी हूँ। कॉल मी पू। सुंदर तो मैं हूँ, तभी तो मोहल्ले की ये करमजली औरतें मुझे देखकर अंदर ही अंदर फूंकती रहती। ओके बाय गाइस, कल मिलते हैं। पता नहीं इस औरत को शर्म आती है या नहीं। बहन, बुढ़े तो बुढ़े, ये तो जवान लड़कों को भी नहीं छोड़ती। इसका बस चले तो ये छोटे बच्चों को भी लाइन मारने लग जाए। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक शाम जब पार्वती क्लब से अपने घर की ओर निकल रही थी, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें एक आदमी सूट बूट पहने हुए उतरता है। यू बास्टर्ड, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी है। पार्वती जैसे ही नजर उठाकर ऊपर देखती है तो वो देखती है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम राजेंद्र था, उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ओ माय गॉड, राजेंद्र, क्या ये तुम हो?
So long time. How are you, dude? पार्वती, तुम तो बेहद संस्कारी थी यार। ये कैसे तुमने खुद को एकदम से पार्वती से में कैसे बदल लिया? मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। शादी के बाद थोड़े ही समय में मेरे पति का देहांत हो गया और वो मेरी गोद में 1 महीने के राहुल को छोड़कर मुझे इस जालिम दुनिया से अकेले लड़ने के लिए छोड़ गए। मुझे अपने बेटे को पालना था और खुद को भी। इस समाज की घटिया सोच से ऊपर उठना था ताकि लोग और दुनिया की नकारात्मक हवा मेरे कदम पीछे ना खींच सके। शुरुआत में नौकरी ना मिलने के कारण मुझे बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मैंने खुद को एक नए युग की नारी के रूप में परिवर्तित किया और इस समाज से लड़ने के लिए डटकर खड़ी हो गई। माफ करना पार्वती, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना सहन करना पड़ा और तुम्हारे पति का देहांत हो चुका है। कोई बात नहीं, तुम बताओ, बच्चे तो बहुत बड़े हो गए होंगे तुम्हारे, और कहाँ रहते हो, और तुम्हारी बीवी कैसी है? तुम तो राधिका से शादी करने वाले थे। मैं तो तुम्हारी शादी में आ भी नहीं पाई क्योंकि उस समय नई नई शादी होने के कारण मेरे पति का ट्रांसफर देहरादून हो गया था और मैं वहीं सेटल हो गई थी। शादी के कुछ दिन पहले ही राधिका ने मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया और किसी और से शादी कर ली। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने शादी ना करने का इरादा बना लिया। शादी के नाम से मानो मुझे नफरत हो गई है। माफ करना, मुझे तो लगा तुम्हारी शादी राधिका से ही हुई है। और बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? अरे यार, सारी बातें यहीं खड़ी खड़ी कर लोगी या कहीं मुझे बैठाओगी भी? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मेरी खुद की एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब साथ में कोई है नहीं तो मैं अपना सारा दिल दिमाग वो सब कुछ उस कंपनी के लिए लगा देता हूँ। यही है जो है। और पैसा तो बहुत है लेकिन खुशियाँ नहीं है। कभी कभी अकेलापन काटता है तो शराब के नशे में खुद को संभाल लेता हूँ। मैं भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर राजीव एनक्लेव में रहती हूँ। मेरा एक बेटा और बहू है। मैंने ही अकेलेपन के कारण खुद को घर से दूर रखा है और मैं खुद को बिजी रखना बेहद पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी कंपनी में नौकरी पर नहीं रख सकते हो? अरे ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्यों नहीं, तुम कल से ही क्यों नहीं आ जाती? ऐसे ही राजेंद्र बातों बातों में पार्वती को उसके घर छोड़ देता है। अब पार्वती राजेंद्र की कंपनी में जॉब करने लगती है और सुबह शाम राजेंद्र पार्वती को लाने और ले जाने का काम भी करता है। रोज रोज ऐसे ही किसी मर्द के साथ पार्वती का आना जाना देखकर मोहल्ले की औरतें फिर से बातें बनाना शुरू कर देती है। कहती तो तुम सही हो बहन, मुझे तो इस मोहल्ले में रहने से भी अब घबराहट होने लगती है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों पर इस औरत की अश्लील हरकतों का क्या असर पड़ेगा? बहनों, मैं तो कह रही हूँ इस बेशरम औरत और इसके बेटे बहू को इस मोहल्ले से निकाल सकते हैं ताकि हमारे बच्चे इन्हें देखकर बिगड़े ना। अगली ही सुबह मोहल्ले की सभी औरतें इकट्ठी होकर पार्वती के घर जाती हैं और घर के बाहर खड़ी होकर राहुल को जोर जोर से आवाज लगाने लगती। राहुल बेटा, आपको अपनी बच्चलन माँ के साथ ये जगह खाली करनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते तुम्हारे चरित्रहीन माँ का साया हमारे नौजवान बच्चों पर पड़े। सुनीता बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी माँ रात रात भर मर्दों के साथ घूमती रहती है। पता नहीं इस औरत ने रात रात में कौन सा धंधा शुरू कर रखा है। तुम इस मोहल्ले को खाली कर दो ताकि मोहल्ले में फैली अश्लीलता खत्म हो सके। बेटा, मैं कोई भी गलत काम नहीं करती। मैं तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मैं किसी अलग अलग मर्दों के साथ नहीं आती। वो मेरी कंपनी का बॉस राजेंद्र है जो कि मेरा कॉलेज फ्रेंड भी है। मेरा यकीन करो। बस करो माँ, रोने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जब मैंने समाज को आपसे ऊपर रखा हो। मैं सब जानता हूँ क्योंकि राजेंद्र जी मुझे जाकर ये सारी बातें बता गए और वो अभी हमारे साथ ही है। राजेंद्र पास में ही खड़ी गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं। पार्वती, मैं इस समाज के सामने ही ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी धर्मपत्नी बनना चाहोगी? राजेंद्र, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम हमारी उम्र का तो लिहाज करो। माँ जी, अब मान भी जाइए। पिताजी के देहांत के बाद आप कितनी अकेली हो ये हम सब जानते हैं और राहुल आपको लेकर काफी परेशान रहते हैं। अब आपके मुश्किल भरे दिन खत्म और प्यार भरे दिन शुरू करने का टाइम आ गया है। हाँ माँ, आप राजेंद्र जी से शादी कर लीजिए।
वो एक बेहद ही नेक इंसान है जिनके साथ आप हमेशा खुश रहोगे। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे समाज के सामने राजेंद्र पार्वती की मांग भर देता है और मोहल्ले की सभी औरतें खुला मुंह लेकर ये सब देखते ही रह जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। राजेंद्र पार्वती से शादी करके उसे अपने घर की लक्ष्मी बना लेता है और पार्वती भी एक संपन्न गृहिणी की तरह राजेंद्र के घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश में लग जाती है।